हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा था, और उसके बाद हम पढ़ेंगे समाजवादी, गांधीवादी एंड देखा जाए तो उदारवादी का मतलब क्या होता है। और हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमने आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने फंडामेंटल राइट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी तक थोड़ा पढ़ा है, ताकि हमको थोड़ा रिवीजन कर लेंगे तो हमको याद रहेगा। ठीक है, तो हम हर लेक्चर में रिवीजन करते हैं। तो आज हम देख लेते हैं सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डिस्कस किया था। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से 51 यानी 36 से 51 तक के अंदर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसमें देखा जाए तो पार्ट 4 के अंदर आता है, लेकिन हमने इसमें डिस्कस किया था। देखा जाए तो BN राव जो हमको फंडामेंटल राइट एंड DPSP देना चाहते थे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देना चाहते थे, और KT साय ने इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को चेक चेक के समान कहा था। ठीक है, और BN राव हो गया, BN राव हो गए, और आपके देखा जाए तो KT साय हो गए। ये देखा जाए तो चेक के समान इसको बोला था। और देखा जाए तो अंबेडकर ने, देखा जाए अंबेडकर साहब जो थे हमारे, तो उन्होंने लोक कल्याण की स्थापना कर देगा। अगर जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को बोला था, अगर सामाजिक, आर्थिक एंड लोकतंत्र की स्थापना कर देगा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो ठीक है, इसके बारे में बोला था। और देखा जाए हमने आर्टिकल 36 यानी इसमें देखा जाए तो इसमें हमने क्या बात की थी, इसमें राज्य की परिभाषा बात करके रखा है कि राज्य की ये कर सकता है। और 37 के अंदर देखा जाए तो क्या बात की गई थी, इसके अंदर देखा जाए न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि DPSP को आप लोग न्यायालय में केस नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते कि हमको ये चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। क्योंकि जब आपको पता है कि DPSP एक ऐसा, देखा जाए एक ऐसा अधिकार है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, बल्कि लोगों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट अगर जो चाहेगी तो ये लोगों को प्रोवाइड करा सकती है, नहीं चाहेगी तो नहीं करा सकती, ये ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये हमने देखा था। आर्टिकल 38 देखा जाए तो 38 ने देखा था, इसके बारे में देखा जाए तो लोक कल्याण की अभिव्यक्ति की बात की गई थी। 39 के अंदर देखा जाए तो हमारा ये देखा जाए कि जैसा काम करोगे उस काम के हिसाब से सेम कार्य के लिए सेम वेतन के बारे में बात की गई थी। 39A के अंदर देखा जाए तो हम इसमें बात की गई थी समान न्याय के बारे में, निःशुल्क विधि सहायता के बारे में, और 40 के अंदर पंचायत के बारे में बात की गई है। और देखा जाए तो 41 के अंदर देखा जाए जैसे आपको सरकारी सहायता कुछ कंडीशन में देने की बात की गई थी। ये गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, गवर्नमेंट देती है नहीं देती है। और 42 के अंदर देखा जाए तो आपको न्याय संगत मनोचित दशा प्रसूति सहायता के बारे में बात की गई थी। 43 आपका देख लिया जाए तो लिविंग वेज के बारे में बात की गई थी। और 43A के बारे में कामगारों की भागीदारी कुछ कंडीशन में की गई थी। और 43B के अंदर देखा जाए तो ये कोऑपरेटिव के बारे में बात की गई थी। और देखा जाए तो 44 आपको पता है कि सिविल कोड के बारे में बात की गई थी। ठीक है, 44 सिविल कोड के बारे में बात की गई थी। सिविल कोड एक ऐसा अधिकार होता है जो मतलब सभी धर्म और सभी जातियों के लिए सेम, मतलब धर्म चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी के लिए एक समान कानून हो जाएगा। इसमें इसके बाद अगर जो सिविल कोड लागू हो जाएगा, इसमें देखा जाए गोवा ऑलरेडी लागू कर चुका है। इस टाइम पे देखा जाए तो आपने देखा होगा कि हिजाब की बात चल रही है। करंट में चले न्यूज़ में कि कर्नाटका में हुआ था, स्कूल में मैटर हुआ था कि हिजाब पहन के लड़कियां जा रही थी। तो वहाँ पे आर्टिकल 15 अंडर आर्टिकल 25 के अंदर देखा जाए तो संविधान हमारा प्रोवाइड कराता है कि आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, इसलिए जब तक ये फाइनल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, उसके बाद हम लोग इसको अब विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो ये बारे में देखा जाए 45 के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन के बारे में बात की गई थी, और वहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर भी एजुकेशन के बारे में बात की गई है। ये हमने हर चीज़ देखी थी। 46 के अंदर देखा जाए तो रिजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। और 47 के अंदर देखा जाए तो मिड डे मील और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध, और देखा जाए शराब बंद के बारे में बात की गई थी। 48 के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में बात की गई थी। 49 के अंदर देखा जाए तो राष्ट्रीय महत्व की धरोहर के बारे में बात की गई थी, ये हमने। और 50 के अंदर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया गया था इसके तहत। तो ये हमने हर चीज़ें इनके अंदर देखा था। तो अब हम देख लेते हैं आगे हम क्या क्या चीज़ें हमको डिस्कस करनी है।
और क्या चीज़ें हमको आज डिस्कस करनी है उनके हम आज बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें, यानी समाजवादी और गांधीयन देखा जाए, यानी गांधीवादी ये देखा जाए लिबरल जैसे बोलते हैं इसको, इसके बारे में क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। भाई देखा जाए सबसे पहले अगर जो हम लोग देखें कि समाजवादी का मतलब क्या होता है, यानी सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है। सोशलिस्टिक का मतलब ये होता है जो समाज से संबंधित हो, जो समाज के लिए हों, जो आर्टिकल जो अनुच्छेद समाज के लिए हों उनको मतलब समाज के बारे में बताया गया होगा उनके बारे में। जैसे आपको ये आर्टिकल देखा जाए, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 38 के बारे में देखा जाए, सर 38 के बारे में क्या बात की गई है, इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें हमारे बारे में देखा जाए तो क्या बात की गई है 38 के अंदर। तो इसको हम आपको बता दें कि इसमें देखा जाए तो लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक के बारे में बात की गई। तो समाज से संबंधित, क्योंकि ये अगर जो सबको प्रोवाइड हो जाएंगे तो अपना वो देखा जाए समाज में एक अच्छा मतलब वो अपना बना सकता है, अच्छा हर चीज़ पा सकता है, सब चीज़ जान सकता है। तो ये देखा जाए तो समाज के अंतर एक अच्छा बेहतर समाज बनाने में ये आर्टिकल हेल्प करेगा, इसलिए देखा जाए तो ये सोशलिस्टिक यानी समाजवादी के अंदर रखा गया है। अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 39 के अंदर क्या चीज़ें हैं। इसमें देखा जाए तो अगर जो कोई भी काम होगा वो चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे, कोई भी काम होगा चाहे वो मेल करे फीमेल करे, लेकिन पहले देखा जाए तो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था कि मेल करता है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलते थे और फीमेल करता है तो उसको कम पैसे मिलते थे। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको समाजवादी के अंदर देखा जाए तो इसमें बात की गई है कि चाहे मेल करे चाहे फीमेल करे उसको सेम काम के लिए सेम वेतन मिलेगा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये बात की गई, तो इसको यहाँ पे समाजवादी के अंदर रखा गया 39 को। 39A के अंदर बात करें तो इसमें क्या बात कही गई है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात ये कही गई है 39A के अंदर कि समान न्याय एंड निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, मान लीजिए समान न्याय तो दे मेल फीमेल को सभी को, कोई भी चाहे मेल हो फीमेल हो चाहे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे इस टाइम पे देखा जाए तो 377 आर्टिकल पास हो गया है जो जेंडर थर्ड जेंडर को जिनको बोलते हैं तो उनके बारे में पास हो गया। तो सब चाहे कोई भी हो उनके बारे में देखा जाए तो कोई भी काम करेगा उसको समान न्याय एंड समान विधि सहायता। मान लीजिए वो इतना गरीब है कि उसके पास कोई भी केस करने के लिए, मान लो उसके पास कोई भी केस हो ऐसा चीज़ हो गया कि जो मतलब वकील नहीं कर सकता है तो उसको मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी वकील, सरकारी वकील, ताकि उसका केस लड़ सके। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतना अच्छा लड़ता है कि नहीं लड़ता है, कि वो केस जीतता है कि नहीं जीतता, लेकिन गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कराएगी इसके बारे में। लेकिन डीपीएसपी के बारे में अंदर कहा गया तो ये देखा जाए समाज को एक अच्छा सुधारने की बात, सुधारने की भावना इसमें देखते हैं। तो इसको देखा जाए तो आर्टिकल 39A के अंदर रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आर्टिकल 41 के अंदर क्या कहा गया है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, ऐसा चीज़ है कि हमको देखना चाहिए। तो इसमें देखा जाए अब बता दूं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जो सरकारी सहायता प्रोवाइड कराना ज़रूरी हो जाता है। तो सरकारी सहायता भाई सरकार तो सरकारी सहायता तो तभी बहुत प्रोवाइड कराएगी जब समाज को मतलब सोसाइटी को एक अच्छा बनाना चाहती है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो 41 के अंदर रखा गया है कुछ दशाओं में। जैसे मान लीजिए जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गए सोसाइटी में लोग, बहुत कुछ लोग ऐसे बूढ़े हो गए जो मतलब उनके माँ बाप उनके सॉरी उनके बच्चे नहीं हैं, या मान लीजिए उनके बच्चे भी हैं लेकिन उनको सहायता नहीं करते हैं, तो इस कंडीशन को पेंशन वगैरह दी जाती है। मान लीजिए कोई विकलांग है, ठीक है, कोई चीज़ तो कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में प्रोवाइड कराना, शिक्षा के लिए कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करना, तो समाज को ये चीज़ें बेहतर बनाती हैं। इसलिए देखा जाए तो इसको समाज सोशलिस्टिक के अंदर रखा गया है 41 को। ठीक है, अब 42 के बारे में बात कर लेते हैं। 42 के बारे में देखा जाए तो न्याय संगत मनोचित दशा प्रसूति सहायता। इसमें देखा जाए मनोचित दशा या न्याय संगत, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति काम करता है कि मतलब काम करते करते बीमार हो गया, वो मतलब बहुत ज़्यादा वजन वाला काम है और उसकी कंडीशन ये नहीं है, तो मनोचित दशा मतलब उसको दूसरे काम में तब तक उसको लगा दो जब तक उसकी कंडीशन उस काम लायक ठीक नहीं हो जाती। जब उसका काम ठीक हो जाए, मान लीजिए कोई बहुत वजन वाला काम है उसको उसी काम में लगाए रहोगे तो उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी थी, लेकिन उसे चेंज करना है। मनोचित दशा के बारे में बात की है 42 के अंदर। तो ये 40 लेकिन डीबीएसपी अंदर है तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि देती है कि नहीं देती। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 40A के अंदर बात क्या की गई है, इसको हम लोग
हम लोग अगर बड़ी बड़ी चीज़ें देखा जाए तो इसके अंदर हमने बात की है कि कामगारों की भागीदारी 41 43 ए के अंदर बात की गई है। इसमें की गई है कामगारों की भागीदारी, ठीक है। तो इसमें अगर जो देखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा कंपनी वाला है और वो उसके यहाँ मजदूर काम करते हैं, तो अगर कोई भी नियम बनाना चाहता है तो कम से कम एक बार मजदूरों से, कामगारों से पूछ ले, कारीगरों से पूछ ले, ये कानून आपके लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। मतलब बेसिकली अगर कहना का मतलब ये है इस आर्टिकल का कि कोई भी नियम बनाओ तो कम से कम मजदूरों के हिसाब से बनाओ। ऐसा नहीं अपने हिसाब से, मतलब कि तुमने ऐसा नियम बना दिया जो मतलब ह्यूमैनिटी के हिसाब से ही बहुत गलत है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके सॉरी, इसमें 43 ए के अंदर कहा गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं गांधीयन भैया किससे संबंधित है। आपको पता ही है कि गांधी जी देखा जाए तो पंचायत का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो आपको पता ही है कि पंचायत का सपोर्ट करते हैं तो गांधीयन के अंदर पंचायत तो आएगी। तो इसीलिए देखा जाए तो आर्टिकल 40 के अंदर पंचायत आती है। पंचायत देखा जाए तो अंबेडकर जी हमारे संविधान, सॉरी, पंचायत का सपोर्ट नहीं करते थे। और इसीलिए देखा जाए तो पंचायत को जब सबसे पहले लागू किया गया था तो नागौर डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर को लागू किया गया था, ठीक है। तो पंचायत के बारे में हमने बात कर ली। अब देखते हैं हम लोग 43 के अंदर बात क्या की गई है। 43 के अंदर इन्होंने बोला था, गांधी जी ने बोला था कि लिविंग वेज यानी इतनी तो भाई चाहिए ही चाहिए मजदूरी किसी भी लेबर को, जिससे उसका मतलब अ, भरण पोषण चल सके, उसकी रोजी रोटी चल सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब उसकी इस टाइम में महंगाई के ज़माने से हिसाब से बहुत उसको कम पैसा मिले, तो इसके हिसाब से इसमें लिविंग वेज के बारे में बात की गई है। ये गांधी जी क्योंकि इसका सपोर्ट करते थे ज़्यादा, इसलिए इसको गांधी जी के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 43 बी के अंदर, ठीक है। 43 बी के अंदर क्या बात की गई है। इसमें देखा जाए तो 43 बी के अंदर देखा जाए तो कोऑपरेटिव के बारे में बात की गई। लेकिन कोऑपरेटिव देखा जाए, कोऑपरेटिव का सपोर्ट बहुत करते थे गांधी जी, इसलिए देखा जाए तो कोऑपरेटिव के बारे में गांधी के अंदर गांधीयन आइडियोलॉजी यानी गांधीवादी के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 43 के अंदर, ठीक है, 3 बी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए आर्टिकल नेक्स्ट देखते हैं 46 में देखा जाए तो SC ST के बारे में बात की गई, रिजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हरिजन का नाम दिया था SC ST वालों को, ठीक है, गांधी जी ने, तो गांधी जी ने ही दिया था। और तो इससे हिसाब से पता चलता है कि गांधी जी उनका मतलब सपोर्ट करते थे। तो इसके देखा जाए तो SC ST के बारे में एक प्रकार से देखा जाए तो गांधीयन यानी गांधीवादी गांधीयन के बारे में आर्टिकल 46 यानी SC ST के बारे में बात करते हैं। तो इसलिए देखा जाए तो गांधी के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें। मान लीजिए वाइन यानी शराब के बारे में। अब शराब के तो जो घोर विरोधी थे गांधी जी, और उन्होंने बोला था ये शराब बहुत बुरी चीज़ है और बंद कराने के लिए बात की गई थी, ठीक है। इसमें देखा जाए, इसीलिए देखा जाए तो आर्टिकल 47 के अंदर गांधी यानी शराब के अंदर बात की गई है। इसी के अंदर देखा जाए तो जहरीली मेडिसिन नहीं चलनी चाहिए। मिड डे मील के बारे में बात की गई है, बहुत सारी चीज़ें बात की गई। लेकिन शराब के बारे में गांधी जी थे तो उन्होंने मतलब वो देखा जाए तो वो विरोधी थे शराब के, इसलिए इसके हिसाब से देखा जाए तो आपके गांधी जी जो हैं ये आर्टिकल 46 के हिसाब से, सॉरी, आर्टिकल 47 के हिसाब से शराब के विरोधी थे, इसलिए गांधी के अंदर इसको रखा गया। अब देखते हैं आर्टिकल 48 के अंदर गांधी जी शराब के थे विरोधी थे ही, और इसके हिसाब से देखा जाए तो गांधी जी एग्रीकल्चर यानी कृषि का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो देखा जाए तो चरखा चलाने की बात करते थे। और उसके हिसाब से देखा जाए तो वो मतलब गाँवों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे। और इसी के हिसाब से देखा जाए उन्होंने बोला भी था कि पंचायत भी होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए गाँव में, ताकि वो गाँव का अच्छा से विकास हो सके। लेकिन इसी के हिसाब से अगर दूसरे अगेंस्ट में देखा जाए तो जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो बोलते थे कि पंचायत गाँव में नहीं लागू होना चाहिए। फिर इसके वजह से उनमें उनमें ज़्यादा मतभेद होने लगा था। उसके बाद में जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो उन्होंने उनका बोला था उनको कि आप ऐसा मत, दोनों मतभेद मत रहिए, इनको ऐसा करिए कि इसको DPSP के अंदर रख दीजिए, DPSP के अंदर रख दीजिए। तो जिसको पसंद होगा तो वो अपना लागू कर लेगा अपने यहाँ पे गांव में, और जिसको नहीं पसंद होगा तो वो
नहीं लागू करेगा। तो इसीलिए देखा जाए तो पंचायत के बारे में यहाँ पे 40 के अंदर भी बात की गई है, यानी डीपीएसपी के अंदर बात की गई है। पंचायत जिसको पसंद होता है लागू कर लेता है। बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लीजिए दिल्ली में पंचायत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे जिस स्टेट में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे लागू करना चाहें तो लागू कर सकते हैं, नहीं लागू करना चाहें नहीं लागू कर सकते, ठीक है। आप समझते हैं लोग लिबरल यानी उदारवादी क्या होता है भाई। उदारवादी देखा जाए तो उदारवादी का मतलब बेसिकली एक सिंपल सा अगर अर्थ समझे, उदारवादी मतलब वो किसी के भी विरुद्ध नहीं होगा, मतलब दोनों को बराबर अधिकार देना चाहेगा। उदारवादी दोनों के लिए अच्छा सोचेगा, चाहे वो हिंदू हो, मैं छोटे से एग्जाम्पल लेता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या कोई भी, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो दोनों के हिसाब से सब कुछ, सोसाइटी के हिसाब से पूरा सेम सोचेगा। इसलिए देखा जाए लिबरल के हिसाब से इसमें देखा जाए तो कौन कौन से आर्टिकल आ गए। सबसे पहले तो देखते हैं आर्टिकल 44। इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 44 के अंदर सिविल कोड के बारे में बात की जाए। सिविल कोड हमारा देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम में तलाक बहुत जल्दी दे देते हैं। अभी देखा जाए कोरोना के से पहले देखा जाए तो प्रॉब्लम थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ट्रिपल तलाक के बारे में आपको पता ही है। तो इसमें देखा जाए सब सिविल कोड आ जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक सेम कानून सभी धर्मों के लिए रहेगा। वो एक भी शादी कर सकता है, तलाक दे सकता है, एक ऐसे सिस्टम हो जाएंगे। लेकिन ये सिविल कोड के जब लागू हो जाएगा सिविल कोड, तब ये होगा, और बिना सिविल कोड के ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए अब देखते हैं आर्टिकल 45। अब इसमें बारे में क्या बात की है, इसमें देखा जाए तो आपने देखा होगा कि 45 के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि 45 के अंदर यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात की है। एजुकेशन अब फंडामेंटल राइट के अंदर ही बात की गई है, लेकिन डीपीएसपी के बारे में अंदर भी बात की गई है। लेकिन 45 के अंदर जो एजुकेशन के बारे में बात की गई है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। गवर्नमेंट आपको एजुकेशन देती है कि नहीं देती है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट में है एजुकेशन, वो तो भैया देना ही पड़ेगा, ठीक है। बल्कि ये भाई अगर जो गवर्नमेंट चाहे तो दे सकती है, नहीं दे सकती है। अब हम समझते हैं भाई नेक्स्ट आर्टिकल 48 के अंदर क्या बात की गई। आर्टिकल 48 के अंदर बात ये की गई है कि भैया अगर जो आप लोग एग्रीकल्चर से संबंधित है, अब एग्रीकल्चर का मतलब है, एग्रीकल्चर का मतलब है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर का मतलब है कि अब आप समझिए कि जो मतलब लिबरल व्यक्ति होगा, मतलब जो मतलब दोनों हर साइड का मतलब सपोर्ट करता होगा, तो वही एग्रीकल्चर का सपोर्ट करेगा, ठीक है। और गांधी जी भी इसी तरह करते थे, और गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी तो अलग थी थोड़ा, इसलिए उनको देखा जाए तो उनके जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग होते हैं। और जो लिबरल होता है तो लिबरल सभी के लिए बराबर सोचता है, वो किसी से अलग नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 48A के अंदर क्या बात की गई। इसमें देखा जाए तो इसमें भी बात की गई है, लेकिन इसमें बात ये की गई है, जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट, और आपने देखा होगा फॉरेस्ट हो गया, उसमें वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर भी होते हैं, उनको सेफ करने की बात, भाई लिबरल होगा तो वो सोचेगा भाई जंगल भी ना खराब ख़त्म हो और जानवर भी ना मरे। इसमें देखा जाए अब जानवर मर जाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरा अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जो बनाती है रूल्स रेगुलेशन, लेकिन उसको देखते हुए इसमें जो गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है 48A के अंदर जो बात की गई है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि इसके तहत गवर्नमेंट मतलब एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव जंगली जानवरों को बचाए, इसमें गवर्नमेंट की ड्यूटी है। लेकिन अब हम देखते हैं 49 की ए के सॉरी 49 के अंदर के आप बात की, इसमें देखा जाए तो जो मतलब महत्वपूर्ण धरोहर है देश के अंदर। अब आपको पता ही है कि महत्वपूर्ण धरोहर बहुत सारी, जैसे मतलब मान लीजिए ताजमहल हो गया और लाल किला हो गया, मान लीजिए हुमायूं मकबरा हो गया, बहुत सारे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब देश के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही वो उसमें देखा जाए बहुत सारा बेनिफिट भी होता है देश को। तो इसकी जो मतलब
सेफ्टी के बारे में बात करता है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट सेफ्टी करेगी, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो 49 के अंदर बात की है इनके बारे में, धरोहरों के बारे में, महत्वपूर्ण देश के लिए जो धरोहर हैं इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए बात करती है इसमें। इसीलिए देखा जाए तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यूनेस्को में इनको डाल दिया गया है, ठीक है, यूनेस्को में डाल दिया गया है। और इसी के हिसाब से देखा जाए तो एनजीटी बनाई जाती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। एनजीटी 2010 में बनाई गई थी, लेकिन ये देखा जाए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इससे संबंधित देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हुआ इन्वायरमेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है, नदी के बारे में बहुत सारी बात की जाती है, नदी डिस्प्यूट जब हो जाती है प्रॉब्लम, उनमें देखा जाए बहुत सारी, जैसे मान लीजिए अब इस टाइम पे कर्नाटका में और केरला में एंड तमिलनाडु के बीच में चल रहा है, किस नदी के प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आर्टिकल 49 के अंदर बात की है, तो इसको देखा जाए जो मतलब सब चीज़ों के बारे में सोचेगा तो उसी को हम लोग लिबरल के अंदर रख सकते हैं। तो ये लिबरल के अंदर आ गया 49। अब देखते हैं 50 के अंदर देखा जाए, इसमें एजुकेटिव हो गया, जुडिशरी कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, और ये चीज़ें हो गई। तो इनके बारे में बात करता है 50 के तहत जो आर्टिकल 50 है, तो इसके तहत इन चीज़ों को अलग अलग कर दिया गया था, पहले साथ में थी, ठीक है, सबको अलग अलग कर दिया था आर्टिकल 50 के तहत। अब हम देखते हैं आर्टिकल 51 के अंदर, इसमें देखा जाए तो पीस के बारे में बात की है। भाई जो मतलब लिबरल होगा, मतलब जो मतलब उदारवादी व्यक्ति होगा, उदारवादी, एक बार से बोल सकते हैं दयावान, ठीक है। तो उदारवादी और दयावान अलग हो जाता है, लेकिन जो उदारवादी व्यक्ति होता है तो वो भाई किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, मतलब वो हमेशा देखा जाए जैसे, तो वो हमेशा पीस के बारे में बात करेगा। पीस जैसे मान लीजिए शांति के बारे में, पीस के बारे में बात करेगा, पीस के बारे में बात करेगा तो लड़ाई वड़ाई करेगा नहीं। तो इसमें इसीलिए बोला जाए तो आर्टिकल 51 के अंदर जो बात की गई है, तो इसमें पीस के बारे में बात की है, यानी शांति के बारे में बात की है। शांति का मतलब कि ना तो भाई किसी के से झगड़ा करना है, जो चीज़ें अच्छी करनी है तो उसको अच्छा करना है, जो बुरा है उसे बुरा कहना है, जो अच्छा है उसे अच्छा कहना है, और जो अच्छा करना चाहे उसको सपोर्ट करना है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पीस के बारे में बात की गई है आर्टिकल 51 के अंदर। तो ये चीज़ें आई हो वो समझ में आई होंगी। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो एक बार आप रिवीजन करके देखिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। आप समझते हैं भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हैं जो रिलेटेड हैं डीपीएसपी से। इन केसों के आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और जो चीज़ें नहीं चेंज हुई तो आने वाले टाइम में हमारी जो जुडिशरी है वो चेंज कर देगी, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इस टाइम पे देखा जाए तो कर्नाटका में जैसे आपको पता है ये मैटर हो गया मुस्लिम से हिजाब से संबंधित, तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, तो इसमें बहुत सारे जजमेंट आएंगे। जजमेंट आने के बाद सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए हिजाब पहन के नहीं जाना चाहिए। तो यही चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें सुधार होती हैं। इसलिए देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको बता दूं सिंपल सी, जब भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिकल होता है, ठीक है, कोई भी आर्टिकल होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 नंबर आर्टिकल है, अब इसके आगे जो मतलब जब अमेंडमेंट कोई भी सुधार होगा तो उसके आगे A B C करके इसे लगाते रहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी सुधार होते हैं तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसमें केस रिलेटेड हैं, ये जितने भी हैं ये डीपीएसपी से रिलेटेड हैं, लेकिन ये रिलेटेड कैसे हैं, इनका महत्व क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो पहला केस आया था 1951 यानी 1951 में आया था, चंपकम दोई राजन केस। इसको देख लेते हैं क्या है मतलब इस केस का, और क्या मतलब नहीं है। इस केस में क्या कहा गया था, ये देखा जाए तो चंपकम जो दोईराजन जो केस था तो ये मद्रास से था। लेकिन क्या था इसमें देखा जाए फंडामेंटल एंड डीपीएसपी के बारे में बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि भाई जो फंडामेंटल है ना, ये मतलब डीपीएसपी से ऊपर है, मतलब जो डीपीएसपी है, ठीक है, जो डीपीएसपी है, तो ये जो मतलब फंडामेंटल के सबोर्डिनेट मतलब कैसे, मतलब मान लीजिए कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और टीचर हो गया, तो टीचर तो उसके ऊपर रह गया ना, स्टूडेंट तो
उसकी जो मतलब रिस्पेक्ट है टीचर की और जो स्टूडेंट की रिस्पेक्ट है, तो उसमें अंतर होगा। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो इसका मतलब हो गया। तो मतलब देखा जाए तो इसका यही मतलब बताया कि मतलब सबऑर्डिनेट है। दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाया, ठीक है, चाय बनाई, टी बनाई आपने, और चाय में देखा जाए तो चीनी भी डालते हैं। लेकिन अगर जो आप बोल दें कि भाई चाय से ज़्यादा महत्व चीनी का है, मतलब जो चाय है ना, जो चाय है वो चीनी से ऊपर है। सॉरी, यस, मान लीजिए चाय है जो, तो वो चीनी से ऊपर है। लेकिन ऐसा मतलब ऐसा सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को चेंज भी कर सकती है। कोई भी जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट अगर जजमेंट देती है उसको चेंज भी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया है। तो ये चीज़ें बोला था इन्होंने चंपकम दोई राजन केस में। तो ये आपका मद्रास से रिलेटेड था और डीपीएसपी के बारे में बोला था। ये अब देखते हैं। और फिर दूसरा केस आया भाई। अब दूसरा जो केस आया था तो 1967 के अंदर आया था। इसमें देखा जाए तो क्या बात की गई थी, इसमें जो बात की गई थी 1967 के अंदर, तो इसमें बात की गई थी गोलकनाथ जो केस हुआ था वर्सेस पंजाब। ये पंजाब से रिलेटेड था केस, लेकिन ये फंडामेंटल एंड डीपीएससी की बात की गई थी। इसमें क्या की गई थी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसमें कहीं कहीं गई थी जो फंडामेंटल एंड डीपीएसपी है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री जैसे मान लीजिए, सप्लीमेंट्री मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, चाय का ही लेते हैं। जैसे मान लो आपने चाय बनाई, ठीक, जैसे मान लो आपने चाय बनाई। अब चाय में भाई चीनी भी पड़ेगी, टी में चीनी भी शुगर भी पड़ेगी। अब भाई अगर जो आप लोग चाय से बिल्कुल चीनी निकाल दोगे, यानी शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दोगे, तो चाय का टेस्ट थोड़ी ना रहेगा। तो इसलिए देखा जाए तो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल को दोनों को सप्लीमेंट्री बोला, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब ये बताया था कि जो गोलकनाथ केस में जो फंडामेंटल एंड डीपीएसपी बताया था, ये दोनों ही जरूरी है ना, सप्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था। तीसरा हम केस देखते हैं 1976 में जो वीएम थॉमस केस था वर्सेस केरला से। तो इसमें देखते हैं क्या कहा गया था। इसमें ये बोला गया था फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में बोला गया था, ये दोनों बैलेंस हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो कोई महत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो फोर्थ केस था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से सोचना चाहिए, देखना चाहिए और इनको याद करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर जो आप कहीं भी डिबेट करते हैं, कहीं भी चीज़ें उस तरह करते हैं, तो अगर जो आप इस तरह केस दे देते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पॉइंट जो मतलब आपकी जो बात का जो वजन बढ़ जाता है। क्योंकि इन चीज़ों को हमेशा, क्योंकि हमारा जितना भी देश, जब तक देश रहेगा तब तक तो संविधान से चलेगा ही, और जब तक संविधान से चलेगा तो हर चीज़ मान्य होगी, जजमेंट हर चीज़। तो इसलिए देखा जाए इनको देखना चाहिए और एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट केस है 1980 में जो केस हुआ था, ये देखा जाता है मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से था। इसमें देखा जाए फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बारे में बोला गया था। क्या बोला गया था, वैसे जो मिनरवा मिल केस है तो ये मतलब बहुत बड़ा केस है, अलग अलग कई जजमेंट है, लेकिन इसमें जो डीपीएसपी से संबंधित है हम उसी को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया था भाई कि मतलब जो मिनरवा मिल केस में बोला गया था जो डीपीएसपी है एंड फंडामेंटल राइट है, इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है भाई, जैसे मान लो डिस्ट्रैक्ट कैसे नहीं कर सकते। जैसे आप लोग मानते हैं कि जैसे ये जो केस था मिनरवा मिल था, जो मिनरवा मिल थी जो, ये इंदिरा गांधी के टाइम में ये बहुत ज़्यादा कमाती थी पैसे, ठीक है, इसको बहुत बेनिफिट होता था, ठीक है। तो उसी टाइम पे क्या किया था कि जो इंदिरा गांधी थी, तो इन्होंने इस मिल को गवर्नमेंटेड कर दिया था। गवर्नमेंटेड कर दिया, फिर इसमें केस चला गया भाई सुप्रीम कोर्ट में चलने लगा। अब इसमें कहा गया था कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन के बारे में देखा जाए, तो रिजर्वेशन के बारे में फंडामेंटल राइट में भी बात की गई है, ठीक है, फंडामेंटल में बात की गई है, और ये आपका डीपीएसपी में बात की गई है, ठीक। जैसे डीपीएसपी में आपका बात की है आर्टिकल 46 के अंदर, ठीक। अब फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है,
तो दोनों में बात की गई है, लेकिन फंडामेंटल राइट का मतलब देना ही पड़ेगा, और डीपीएसपी का मतलब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन इसमें एक चीज़ें हैं, मान लो आप इतना मतलब फंडामेंटल राइट के, मान लीजिए इतना ज़्यादा मतलब रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं कि मतलब जिस चीज़ के लिए रिजर्वेशन रखा है वही चीज़ ख़त्म हो जाए। मान लीजिए आपने सोशल एंड सोशल बैकग्राउंड एंड मान लीजिए कि इसके हिसाब से दिया जाता है रिजर्वेशन, ठीक है। अब उसमें मतलब इतना ज़्यादा रिजर्वेशन महत्व दे दो कि मतलब जो सोशल बैकग्राउंड जिसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाता है उसी के हिसाब से ख़त्म हो जाए, वही चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो इसका मतलब यही होता है डिस्ट्रैक्ट, कि मतलब इतना चीज़ें मतलब मत कर दो कि जो मतलब नुकसान कर जाएं। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा रिवीजन करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन। जो लास्ट केस था ये था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें देखा जाए तो क्या बात कही गई थी, इसमें कही गई थी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के अंदर बात की गई थी कि भाई इसमें क्या कहा गया। इसमें कहा गया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कि जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी है एंड फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है तो ये हमको भाई सिविल एंड पॉलिटिकल राइट प्रदान करता है, यानी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देता है। लेकिन जो डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है जो ये सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट देता है पब्लिक को, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें अलग ही कुछ कह दिया। तो इसमें हिसाब से देखा जाए तो मतलब दोनों केस में देखा जाए फंडामेंटल राइट भाई आपका क्या हो गया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट दे दिया, और जो डीपीएसपी है ये सोशल यानी समाज से संबंधित एंड इकोनॉमिकल राइट देता है। तो इसमें ये कहा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ें समझ लेते हैं क्या क्या कैसे, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर क्या कहा गया है, और ये आर्टिकल पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 251 के अंदर बात की गई है इसके बारे में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। ये देखा जाए डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका गवर्नमेंट को अधिकार है, ये जो भी चीज़ें देगी तो गवर्नमेंट देगी, ये पब्लिक के लिए हैं लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट है भाई तो वो हमारे पब्लिक के लिए है, ठीक है। ये देखा जाए तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट देखा जाए तो पार्ट 3 एंड आर्टिकल 12 to 36 के 35 के अंदर बात की गई है अब फंडामेंटल राइट के बारे में। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी, अब आपको देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पार्ट 4A के अंदर बात की। लेकिन सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया। अब मान लीजिए जब उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटी तो भैया आप ही आए, लेकिन फंडामेंटल राइट पहले थे, क्योंकि जितने भी हमारे संविधान बनाने वाले थे ना उनको सबको पता था कि फंडामेंटल ड्यूटी तो सभी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से फॉलो करते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है ना वो किसी को लगभग नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती, जैसे मान लीजिए पहले हमारे यहाँ पे अंग्रेज़ों का यानी ब्रिटिशर्स का शासन था, मुस्लिम का शासन था, मुस्लिम रूलर्स बहुत सारे थे तो उनका शासन था। और वहाँ पे देखा जाए बहुत सारे लोग, अब वहाँ पे चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जैन हो या बौद्ध हो, कोई भी हो, उनको बहुत सताया जाता था। और उसके देखा जाए तो उनके हिसाब से उनको कोई भी मतलब ऐसी मतलब जो चीज़ उनको ज़रूरत है फंडामेंटल के हिसाब से, जीने का अधिकार, कुछ भी खाने पीने, कुछ भी घूमने का अधिकार, कुछ भी नहीं मिलता था। इसके हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे जब संविधान जो निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि भैया फंडामेंटल राइट तो ज़रूरी है सबके लिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट किसी को मिल ही नहीं रहा था। इसके हिसाब से देखा जाए तो फंडामेंटल राइट पहले ही जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तभी लिख दिया गया था, फंडामेंटल राइट दे दिया गया था। लेकिन जो डीपीएसपी है बाद में दिया गया था ताकि पब्लिक भी अपनी ड्यूटी अपनी मतलब पूरी करे, पब्लिक भी अपनी ड्यूटी पूरी करे। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल ड्यूटी हमारे जब लगाई गई थी, बनाई गई, तो उसके जब ऐड किया गया तो पहले हमारे 10 थी, यानी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। लेकिन उसके बाद एक बाद में ही ऐड कर दी गई जो मतलब 11 हो गई टोटल करके, और जो बाद में ऐड की गई तो उसको हम लोग देख लेते हैं
पूरे हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी लिखी हैं, मौलिक कर्तव्य, इनके बारे में क्या बात है। सबसे पहला है आपका, जो सबसे पहला है इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला आपका प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। तो ये इसके बारे में बात की गई है। अब एक बार क्या हुआ था भाई, जब शुरू शुरू में इसको बनाया गया था तो केरला में क्या हुआ था कि जो एक नाम के थे इमानुअल था, ठीक है, सॉरी मैक्रो नहीं था, इमामुअल था नाम उनका। उनका क्या था, वो लोग एक बार किया था झंडा का मतलब जो हमारे नेशनल फ्लैग का मतलब सम्मान नहीं कर रहे थे। तो इसमें फिर नियम बन गया था। अब नियम ये बन गया था कि आप भले ही सम्मान करो या ना करो, लेकिन अगर जो आप वहाँ पे हो, उपस्थित हो, तो वहाँ पे आपको कुछ जनगण मन है उसको बोलो अथवा ना बोलो, लेकिन आप सावधान मुद्रा में मतलब खड़े रहेंगे। सावधान की स्थिति में आप लोग खड़े रहेंगे जब तक वो राष्ट्रगान चलता है, ठीक है। तो इसमें नियम बन गया था, अगर जो आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपको सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये बारे में बात की गई। तो इसमें देखा जाए तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है फर्स्ट में, तो ये चीज़ें नियम बना दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो लिखा है इसमें है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। बहुत सारे ऐसे हैं, मान लीजिए भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके जो आदर्श हैं हमारे देश के, तो उनकी मतलब उनकी जो सोच है, उनकी आइडियोलॉजी को, उनको सम्मान करें। उनके जो अच्छे अच्छे, अब देख लीजिए कि उन्होंने अपने प्राण तक दे दिए देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उनकी हर चीज़ों को माने और सम्मान करें। ये चीज़ें उनके बारे में बात की गई हैं, तो सभी लोग करते भी हैं, आपको पता ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो थर्ड में लिखा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो इसके बारे में आपको पता ही है कि सब लोग करते हैं। प्रभुता, एकता, अखंडता के बारे में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स हैं तो बॉर्डर में जाते हैं, उनकी ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने उनको काम दे के रखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, और डॉक्टर जाके बॉर्डर में, हमें बॉर्डर के लिए उसके पास काम नहीं है, तो डॉक्टर बॉर्डर में न जाके देश के अंदर सेवा करता है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे सोसाइटी में, टीचर हो गया, पढ़ाता है सोसाइटी में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बेनिफिट ही देशी के बेनिफिट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तरह से, ठीक है। इसके बारे में बात हो गई, इसमें बात की गई है। अब देखा जाए नेक्स्ट, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा इस तरह से की जा सकती है, ठीक है, अलग तरह पानी बचा के किया जा सकती है, दंगा फसाद ना हो, अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें, ये चीज़ें हर चीज़ की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 के अंदर क्या आगे, भारत के सभी लोगों में समता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। तो ये चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर में लिखा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका प्रशिक्षण करें। इसके बारे में हो गई। तो अभी तक इनमें देखा जाए तो कोई भी ऐसा केस नहीं आया है जो इनके उसमें नियम बनाने की ज़रूरत पड़ी हो, तो ठीक है। तो 1 के अंदर आए थे तो उसमें बना दिया गया था, इसमें जब आए गए तो इसमें भी बना दिया। लेकिन 7 के अंदर जो है, 7 के अंदर केस हो गया था, तो इसमें बना दिया गया था, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, ठीक है, इनको बहुत लोग, अब देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क है जो मतलब कोई मतलब हाथियों के दांत के लिए तोड़ दे, उनको जहर पिला देता है, जहर मिला देता है पानी में, तो पी के मर जाती हैं। तो उनके बाद जहर मतलब हाथियों के दांत वात काटे जाते हैं। गैंडा के देख लिया जाए तो राइनोस के दांत काटने के लिए ऐसे कर देते हैं, बहुत सारे गोली से मार देते हैं, शेर को मार देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब इनको नष्ट करने के लिए। तो इसमें देखा जाए इसके बारे में इसलिए नियम बन गया था 7 के अंदर, प्राकृतिक पर्यावरण की और उसका संवर्धन करें, ठीक है। अब देखा जाए तो 8 के अंदर क्या कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ग्रामीण की भावना का विकास करें। तो इसके लिए इसके बारे में भी केस हो गया था, तो इसके बारे में भी बात 8वें के बारे में बन गई है नियम, ठीक है। सॉरी, इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ग्रामीण की भावना का विकास करें, तो इसके बारे में नहीं बने केस। लेकिन जो 9th नंबर था, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। पहले बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब गवर्नमेंट विकास करा रही, डेवलपमेंट करा रही है, ठीक है,
लेकिन नुकसान हो जाता था, पब्लिक उनको ध्यान नहीं देती थी। तो इसके बारे में केस हो गया था 9th के अंदर, तो ये हो गया था। तो इसमें नियम बना चुके हैं कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित करेंगे, ठीक है। देखा जाए नेक्स्ट लिखा है 10वां नंबर लिखा है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें अभी कोई ऐसा केस नहीं हुआ है जो मतलब नियम बनाया जा सके, तो इसमें नहीं बना है। लेकिन जो लास्ट में है, जो माता पिता का संरक्षण द्वारा 2 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए तो 11वां के बारे में बन गया है नियम। इसलिए देखा जाए तो हर चीज़ें जो मतलब टोटल करके देखा जाए, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, तो ये हमारे 11 हो गई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और से देखना है कौन कौन से हमारे सबसे, अगर मैं बता दूं तो हमारे जो मतलब इम्पोर्टेंट हैं, तो आपका 1 हो गया एंड 7 हो गया एंड 9 हो गया एंड 11 हो गया। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। और मैं आपको बता दूं कि सब हमारा जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जब हमारी ऐड की गई थी, तो उसमें कौन सा केस से बनाई गई थी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जब बनाई गई थी, तो आपका स्वर्ण सिंह कमेटी, तो ये आपका स्वर्ण सिंह कमेटी हो गई, ये आपकी ये हो गई। लेकिन जब इम्प्लीमेंट की गई थी, तो ये अब ये क्या थी, बर्मा कमेटी थी। लेकिन जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी तो यूएसएसआर था। अब यूएसएसआर अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारा यूएसएसआर इस टाइम पे जो रसिया है, रसिया को लेके 15 कंट्रीज यानी 15 देशों में टूट चुका है। अब 15 देशों के बारे में आप लोग देखिए, बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको टाइम मिले, ठीक है। क्योंकि अगर जो आप लोग धीरे धीरे लोकेशन जो हम मतलब सभी कंट्री के बारे में जान लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होने वाला है। तो आपको ज़रूर उनको देखना चाहिए और लिखिए इसमें कमेंट बॉक्स में क्या है। यूएसएसआर देखा जाए तो 1991 यानी 1991 के अंदर टूटा हुआ था। लेकिन उसमें इस टाइम पे रसिया को भी ऐड कर लें तो 15 कंट्रीज में टूटा था। लेकिन धीरे धीरे जितनी भी कंट्रियाँ थीं, जितनी भी कंट्रीज थी, तो धीरे धीरे देखा जाए तो कंट्रियाँ थी। तो अभी इस टाइम पे जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा यूक्रेन का मैटर, रसिया से और यूक्रेन से चलता है। तो इस टाइम पे इसी तरह जितनी भी कंट्रियाँ थी धीरे धीरे उनको देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रियों के साथ ऐड होने लगी हैं, ठीक है। बहुत सारी कंट्रियाँ उनके साथ ऐड हो गई हैं, क्योंकि उनकी देखा जाए सुरक्षा, सेफ्टी, अटलांटिक कंट्री जितनी भी हैं, तो वहाँ पे इस टाइम पे शायद अटलांटिक कंट्री जितनी भी हैं मतलब शायद 31 हैं अटलांटिक कंट्री, ठीक है। तो उनको उनमें ऐड हो गई हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा भी देती है। जब भी कोई भी एक कंट्री के ऊपर अगर दिक्कत आती है तो पूरी जितनी भी अटलांटिक कंट्री में जितना समूह है, तो वहाँ पे पूरे मतलब देश आ जाते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तो ठीक है, तो उसको बेनिफिट है। इसलिए देखा जाए तो यूक्रेन का मैटर इस टाइम पे चल रहा है। और वहाँ पे देखा जाए तो गैस पाइपलाइन भी रसिया बना रही है जर्मनी तक के लिए। तो जर्मनी के लिए मैटर दूसरा है, और रसिया ने जो गैस पाइपलाइन बनाया है तो उसके लिए देखा जाए तो उसमें अलग हो गया, यूक्रेन का बेनिफिट कट रहा है। इसलिए देखा जाए तो उसमें मैटर हो रहा है। धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बन सकती है कि या नहीं बन सकती है, इसमें हम लोग अलग वीडियो में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग।